भारत टाइम्स और हमारे तमाम सहयोगी जो क्षेत्रीय भाषाओं के अखबार हैं उनमें आपका स्वागत है सर। लाइटर नोट पे शुरू करूं तो आप जब आ रहे थे तो यहाँ पे तमाम लोग जो एक विदेश मंत्री का भी एकेडमिक जो पोस्ट होता है उसमें भी कई सारे आपको रॉक स्टार की तरह आपसे एक सेल्फी लेने के लिए यहाँ पे कई रिक्वेस्ट कतार में खड़ी है। तो इसके पीछे इसका मतलब ये कहने का आशय है कि इस तरह से जो अगर 10 साल में देखें एक विदेश मंत्री जो लोग रॉक स्टार की तरह नीचे एक गार्ड से लेकर तमाम लोग आ रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो एक आपकी जो काम करने की शैली या जो आपने ग्लोबल डिप्लोमेसी को एक नया आयाम दिया या एक जो एक जन जो लोगों के बीच में जो पहले जैसे मैंने कहा एकेडमिक में जा रहा था तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में एक बड़ा एक बदलाव आया है। तो उसी सोच से सर मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि हाल के समय में एक डिप्लोमेसी में डिस्टिंक्ट चेंज आया है, आइदर बी द बिग क्रिटिक और जो भी है, तो एक आया कि एक चेंज है उस पर आप डिबेट कर सकते हैं। तो उस चेंज को आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं और कैसे उसको आप देखते हैं सर? देखिए, मैं तो कहूँगा कि अगर चेंज है तो देश में सबसे पहले देश में चेंज कि देश का मूड जो है पिछले 10 साल में देश की सोच जो है अपने बारे में सोच जो है वो पिछले 10 साल में बदली है कि हम दुनिया को और ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ देखते हैं। हम अपनी बात, अपना पक्ष, अपने हित सामने रखने से डरते नहीं हैं। और मैं कहूँगा ये पूरा एक सोसाइटी का माहौल है और अगर इसको कोई प्रकट करता है तो एक किस्म से आप टाइम्स के साथ चल रहे हैं। दूसरा कारण मैं कहूँगा कि राजनीति के कारण है कि अभी जो है भाजपा की विचारधारा और नेशनलिस्ट है, वो शुरू से अलग अलग विषयों में आप कश्मीर की बात करें, चीन की बात करें, न्यूक्लियर ऑप्शन, न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें, इज़राइल का विषय है। भाजपा का पहले कहीं उनके जहन में है कि भारत फर्स्ट जो कहते हैं कि हम जो हैं अपने बातों को सामने रखने से हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, तो ये भी है। और तीसरा कारण मैं कहूँगा कि जो प्रधानमंत्री की लीडरशिप और पर्सनालिटी है, जो मैं लोगों को कहता हूँ कि देखिए जो भी सरकार है वो एक किस्म से लीडर डिफ़ाइन करता है, लीडर की जो पर्सनालिटी है, लीडर की पोजीशन जो है, और उसका प्रभाव जो है पूरे कैबिनेट पे होता है, पूरे टीम पे होता है। तो अगर मोदी के विदेश मंत्री हों और भाजपा की सरकार हो और इस समय जो आज का भारत जो है, अगर आप ये सब चीज़ साथ मिलाएंगे तो मुझे लगता है कि आपका उत्तर वहाँ मिलेगा कहीं। सर, आपने चीन को मेंशन किया अपनी बात में। मैं पूनम पांडे हूँ, डिफेंस कवर करती हूँ नवभारत टाइम्स के लिए। चाइना के साथ जो हमारा ईस्टर्न लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा है, विपक्ष लगातार उसको लेकर सरकार को अटैक करते रहा है कि हमारी कोशिश तो करता है। सरकार की तरफ से बार बार कहा गया कि हमारी 1 इंच ज़मीन भी नहीं थी। लेकिन सर, ये मैं अपने रीडर्स के लिए और अपने ऑडियंस के लिए आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम डिसएंगेजमेंट की बात करते हैं, 3 पॉइंट्स पे डिसएंगेजमेंट हुआ है, तो अगर कोई आगे आया नहीं तो डिसएंगेजमेंट की क्या बात है? वो हमारी लाइन पे नहीं आए। और सर, इसी से जुड़ा है, साथ में पूछ लेती हूँ, डिसएंगेजमेंट कुछ पॉइंट्स पे हुआ है, कुछ पे अभी बातचीत चल रही है, उसके बाद डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन, कितनी लंबी प्रोसेस होगी? मैं 2-3 चीज़ें आपको समझा देता हूँ। जब आप कहते हैं कि जो भी आगे आए हैं, क्योंकि हम भी आगे आए, 2020 के पहले दोनों फ़ौजें जो थी वो अपने बेसेस से ऑपरेट करती थी, माने सबके कैंप थे या बेस थे, और उस कैंप से वो आगे जाकर पेट्रोल करके वापस अपने कैंप में जाते थे। तो ये स्थिति थी। क्या हुआ कि 2020 में चीन की ओर से वो अपने बेस से बाहर तो निकले, पर पेट्रोल के अलावा काफ़ी बड़ी संख्या में वो, एक तो उनकी संख्या ज़्यादा थी, फिर उनके साथ जो हथियार वगैरह जो थे वो भी ज़्यादा थे। तो इसके रिस्पांस में इसके मैं कहूँगा उत्तर देना जो है हमारी ओर से, सरकार ने भी हमारी फ़ौज को वहाँ डिप्लॉय किया। तो ये ज़्यादातर ये जो है ये मई
मई जून 2020 में हुआ। उस समय की जो बात कर रहे हैं, उस समय हम दोनों की बहुत क्लोज अप डिप्लॉयमेंट थी, क्योंकि हम दोनों अपने पोजीशन से आगे थे। हम दोनों अपने पोजीशन से आगे थे और ये नहीं थे कि आमने सामने थे, हम माने क्रिस क्रॉस थे। कोई आगे था एक के ऊपर, एक के नीचे, एक के उस साइड, तो और बहुत नज़दीक भी थे। तो इसमें खतरा था कि जब फौजें बहुत नज़दीक आ जाती हैं, और क्योंकि वो पेट्रोलिंग तो करते रहते हैं, तो जब वो उनकी मीटिंग जब होती है, तो क्योंकि उसकी भी एक प्रक्रिया थी और वो भी उस समय उसका भी उल्लंघन हुआ। नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि हमें फिज़िकल कांटेक्ट में आना ही नहीं चाहिए था, कि हम कुछ दूरी रखते, पर वो भी नहीं हुआ, आप जानते हैं, गलवान घाटी में। तो उसके बाद जो है, क्योंकि हम बहुत क्लोज़अप आ चुके थे, तो इसीलिए वो जो आपने शब्द प्रयोग किया डिसएंगेजमेंट, कि हम भी अपने बेस में वापस जाएं, वो भी अपने बेस में वापस जाए, और ताकि आगे से कोई माने इसमें फेस ऑफ या कोई हिंसा की घटना ना हो। तो उसके लिए दोनों साइड ने के बीच में समझौता हुआ। अब जिस तरीके से समझौता हुआ वो कोई नई बात नहीं थी। ये अगर आप इंडिया चाइना बॉर्डर में देखें, हमारा सबसे पहले विवाद जो था वो उत्तराखंड में था, 1958 में था, बाराहोटी में। उस समय बाराहोटी में जो समझौता हुआ, और ये हुआ कि वो भी अपने बेस में चले जाएं, हम भी अपने में, और वहाँ पेट्रोलिंग रोका जाए। उसके बाद कुछ न कुछ होता रहा। आपको याद है कि राजीव गांधी के समय में वो सुंदररोंगचू वांगडुंग में भी यही कि वो वहाँ आगे आए, वहाँ भी हम लोग उसके बदले में हम आगे गए। अल्टीमेटली सोल्यूशन क्या निकला कि वो भी अपने उस बेस में गए, हम भी गए, और जो जहाँ पेट्रोलिंग, जहाँ तनाव के चांसेस ज़्यादा थे, वहाँ कहा कि भाई वहाँ पेट्रोलिंग नहीं करेंगे। कुछ ही साल पहले जब 2013 में, मैं यूपीए सरकार की बात कर रहा हूँ, उस समय मैं खुद राजदूत था चाइना में, देप्सांग में वही ऐसी सिचुएशन हुई, और फिर दोनों ने, पहले दोनों आगे आए, फिर दोनों पीछे गए, और डिसाइड किया कि भाई अभी वो जगह जो है, हम जब तक हम दोनों डिसाइड नहीं करेंगे, एक तरफा से पेट्रोलिंग नहीं होगा। तो ये परंपरा है। ये तो अभी जो है 2020 के बाद जो पंगोंग सो, पहले गलवान में, उसके बाद जो पंगोंग सो और जो कैलाश रेंज जो कहते हैं, और फिर गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में, तो ये 4-5 जगह जो थी वहाँ डिसएंगेजमेंट हुई है। अभी जो है हमें आजकल जो बातचीत जो चल रही है वो डिसएंगेजमेंट की बात नहीं है, वो है कि पेट्रोलिंग, क्योंकि कुछ ऐसे जगह हैं जहां वो हमें पेट्रोलिंग से रोकते हैं और हम भी उनको पेट्रोलिंग से रोकते हैं, कि हम जो हैं, जो पुरानी जो पेट्रोलिंग पैटर्न जो होती है, क्योंकि इसकी भी एक पैटर्न होती है, ताकि हर फौज देखती है कि दूसरा क्या करता है, और अगर वो पेट्रोलिंग पैटर्न के मुताबिक ही चलता है तो लोग आश्वस्त होते हैं, पैटर्न से निकल जाते हैं तो फिर थोड़ी टेंशन हो जाती है। तो अभी जो है बातचीत जो है वो पेट्रोलिंग पे चल रही है। तो सर, जिन जगह डिसएंगेजमेंट हुआ उन जगह पेट्रोलिंग की बातचीत चल रही है, जो नो पेट्रोलिंग जोन बन गए थे? नहीं, अभी जो पेट्रोलिंग की बात हो रही है वो ऐसी जगह हो रही हैं जहां हमने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है। सर, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अगर देखें तो अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो थोड़ा बदले स्वरूप में है, और भारत ने जो है विपरीत ध्रुव के जो देश हैं उनके साथ एक बैलेंस बनाया है, डिप्लोमेटिक बैलेंस। इसको लेकर क्या चुनौती रही? देखिए, मैं चुनौती तो नहीं कहूँगा, क्योंकि दुनिया में क्या होता है कि अलग अलग देश होते हैं, सबका अपना हित होता है। हम भी देखते हैं कि हमारा क्या है, तो हम तो चाहेंगे कि जितने देशों के साथ हम अच्छे संबंध बनाएं, और जहाँ अगर कोई विवाद भी है जितना उसको कम करें, मैनेज करें। तो डिप्लोमेसी, अगर आप कहते हैं कि आपकी डिप्लोमेसी सफल रही, तो मैं कहूँगा कि जहाँ साझेदारी जो है सबसे मैक्सिमम है, जहाँ आपकी समस्या सबसे कम है, वो उनको मैं सबसे अच्छा मार्क्स उसी को दूंगा मैं। तो हमारी कोशिश तो होती है कि अलग अलग देशों के साथ जहाँ भी कोई कॉमन पॉइंट है कि हम
काम कर सकते हैं, हमारे हित मिलते जुलते हैं, हम दोनों काम करने से दोनों को लाभ होता है, तो हम कोशिश तो करते हैं कि अलग अलग देशों के साथ करें। अब दुनिया की स्थिति ये है कि कभी उनके बीच में तनाव होता है, जैसे आप जो पश्चिमी देश हैं उनका और रशिया का प्रॉब्लम है यूक्रेन पे, या आप कह सकते हैं कि कभी कभी खाड़ी में कोई एक देश दूसरे से के साथ उनके रिश्ते कहीं बिगड़े होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि जितने लोगों को साथ ले जा सकते हैं और भारत का हित जो है और हमारे जो लक्ष्य, जो राजनीतिक कूटनीतिक लक्ष्य जो हैं, उनको हम कैसे आगे करें। तो मैं तो लोगों को समझाता हूं कि जैसे हम देश के अंदर सबका साथ सबका विकास करते हैं, देश के बाहर भी वही करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा सप्लीमेंट करूंगा सर कि जैसे वो स्पेसिफिक होकर कि इसमें पर्सनल केमिस्ट्री कितना काम आता है, एंड जैसे कि आप क्या वो तो उससे आगे भी देखें कि आप जैसे रसिया भी होता है, आप उससे तेल भी लेते हैं और अमेरिका आगे बोलते हैं ठीक आप ठीक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे, तो ये एक उससे लेवल भी आगे होती थी। ये कैसे मैनेज होता है डिप्लोमेसी पर? क्या पर्सनल केमिस्ट्री या आपका कुछ? नहीं, देखिए पर्सनल केमिस्ट्री का कहीं कुछ रोल तो होता है। तो मैं कहूँगा अब 10 साल हो गए हैं, मोदी जी की दुनिया में एक पहचान है, एक रुतबा है, लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं, कदर करते हैं। तो वो हमारे लिए, अगर मैं नेशनल इंटरेस्ट की दृष्टि परिप्रेक्ष्य से देखूं, तो हमारे लिए ऐसे स्ट्रॉन्ग मजबूत लीडर होना, उनका दुनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा पोजीशन होना देश के लिए बहुत लाभकारी तो है। ऑपरेशनल लेवल में क्या होता है कि मेरे जैसे आदमी, क्योंकि मैं पिछले 45-47 साल से मैं यही कर रहा हूँ, तो लोगों को तो जानते ही ना, वही बिज़नेस में हैं आप, तो हम कभी कभी कुछ ऐसे हैं जो हम सालों से जानते हैं, दशकों से जानते हैं, तो ये जो है उसका भी फ़ायदा होता है। तो मैं कहूँगा ऑपरेशनल फ़ायदा होता है, पर देश की जो छवि जो होती है ना, और जो हमें जो दुनिया में आजकल जो रेस्पेक्ट जो मिलता है, उसका तो ज़रूर ऑपरेशनली भी लाभ होता है। सर, अभी चुनावी दौर चल रहा है और विपक्ष ये लोगों के बीच नैरेटिव ले जाने की कोशिश कर रहा है कि अगर बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती है तो डेमोक्रेसी से लेकर संविधान को खतरा है। सर, इस पर आप कोई क्या? भाई ऐसा है, आप जानते हैं कि पिछले 1950 के बाद कितने संशोधन हुए हैं? करीब 106, हाँ 104 104-5 जितने भी, उसमें से करीब 80 तो कांग्रेस पार्टी ने की। तो आप पहले बताइए मुझे खतरा किससे? जिसने 100 में से 80 किया, 80% आपने किए और इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहे हो। और फिर आज अगर हम संविधान की बात करें, ये पूरा जो विषय जो है कि वो धर्म के आधार पे आरक्षण करना चाहते हैं, जो संविधान के खिलाफ है, ये इनका विषय है ना, ये इनकी सोच है, ये इनका रिकॉर्ड है। तो अगर खतरा है, किसकी सोच से है, किसकी रिकॉर्ड से है? सोच भी इनकी है, प्रस्ताव भी इनकी है, कोशिश भी इनकी है और रिकॉर्ड भी इनका है। तो भाई ये तो जैसे कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, करना तो ये चाहते हैं। सर, जो आशंकित है वो 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो आलोचक हैं, आप कुछ भी अच्छा करेंगे ना विरोध करेंगे, आपने पद्मश्री इतना अच्छा किया, उसका क्या कोई विरोध कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोग न्यूट्रल टाइप के हैं, वो लोग भी आशंकित है। उनकी आशंका को, उनको आश्वस्त करने के लिए क्या कुछ आप कुछ कह सकते हैं? किस विषय पे? इन्हीं बातों को लेकर क्या संविधान बदल जाएगा, देखिए, क्या मुसलमान असुरक्षित रहेंगे देश में, देखिए, क्या इस तरह की बातें की जाएं? मैं आपको उत्तर देता हूँ। पिछले 10 साल में देश में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या आया है? ये आया है कि ये अलग अलग योजनाओं और अभियानों के कारण आम नागरिक की ज़िंदगी जो है, इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन है कि आज जो है 80 करोड़ लोगों से ज़्यादा उनको राशन मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है। 50 करोड़ जो हैं वो मुद्रा के लाभार्थी हैं।
40 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत के साथ जोड़ दिया अपने आप को। 20 करोड़ लोगों को घर मिला है आवास योजना के तहत। अब मुझे ये बताइए, इसमें कभी किसी ने धर्म या जाति का कोई इसमें विवाद खड़ा किया? किसी ने कहा कि आप इस जाति के हैं या उस धर्म के हैं, उसके कारण आपको नहीं मिल सकता? तो देखिए, ये आरक्षण की बात करें, सेकुलरिज्म की बात करें, लोग बहुत चीज़ कहते हैं। मैं आपको ये कहता हूँ कि अंत में टेस्ट क्या है? टेस्ट है कि आपको मिला या नहीं मिला। आपके खिलाफ किसी ने कहा कि आप ये, आपका नाम ये है इसलिए मैं आपको नहीं दूंगा, या आप इस जगह के हैं, इस राज्य के हैं या इस धर्म के हैं, इसीलिए आपको ये आपका हक नहीं मिलेगा। तो मैं आपको कहता हूं कि जो किसी को भी कोई भी चिंता है, मेरे कहने से वो अश्वत नहीं होंगे। मेरा रिकॉर्ड देखिए आप, मैंने पिछले 10 साल में मेरी गवर्नेंस रिकॉर्ड देखिए, लास्ट क्वेश्चन। आज तक मैंने किसी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं किया कि आप लोग कहेंगे कि ये अन्याय। तो अल्टीमेटली मैं सेक्युलरिज्म को भी कहता हूँ, सेक्युलरिज्म कहने पे नहीं है, सेक्युलरिज्म डिलीवरी पर है। और ये फर्क है पिछले 10 साल। ये लास्ट ताइवान को लेके कहा जाता है कि अगले वर्ल्ड वॉर का फ्लैश पॉइंट बन सकता है, इस पे आपकी क्या राय है? आप एम्बेसडर भी रहे हो। नहीं, देखिए वहाँ तनाव तो है, पर आजकल अगर आप देखें भाई, दुनिया में तनाव कहाँ नहीं है भारत के अलावा। आप कहाँ भी जाए, आप कहीं भी जाइए, यूक्रेन में देखिए युद्ध चल रहा है, गाज़ा में लड़ाई हो रही है, रेड सी में वहाँ वो ड्रोन और मिसाइल अटैक हो रहे हैं। आप ताइवान की बात कर रहे हैं, वो साउथ चाइना सी में कुछ और घटनाएं हो रही हैं। तो पूरे दुनिया में आज अस्थिरता है, ये कहना बहुत तनाव है, कहीं युद्ध है, विवाद है। इसीलिए मैं कहूँगा कि आज जो है भारत, हमारी पब्लिक, हमारे वोटर्स जो हैं, उनको बहुत सोच समझ के ये निर्णय लेना होगा कि अगर ये आने वाले तूफ़ान, जो हमें दिखाई देता कि हम तूफ़ान में जा रहे हैं, कि दुनिया एक तूफ़ान होगी, कि हमारे लिए आप क्या चाहेंगे कि सत्ता जो है किसके हाथ में आप सौंपेंगे? कि आप ऐसे, आपको एक ऐसे किसका जजमेंट, किसका अनुभव, किसका आत्मविश्वास पे आप भरोसा करेंगे? तो मैं मानता हूँ कि आज दुनिया जो है बहुत मुश्किल स्थिति में है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी होगी, ये कम नहीं होगा। पर इसीलिए हमें डिसाइड करना होगा कि आप किस पे विश्वास करते हैं, आप किस व्यक्ति को चाहते हैं, जिस पे भरोसा करते हैं कि आप उनके कारण भारत जो है सुरक्षित रहे। हमारे बहुत सारे सवाल थे लगातार। हाँ। एक सिर्फ सवाल, आप बार बार इंडिया नैरेटिव की बात करते हैं, और आपने अपनी किताब में भी लिखा है कि हमें वर्ल्ड के सामने अपना नैरेटिव जो है वो पुश करना है, और जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें अगर हम चाहते हैं कि हमारी भूमिका हो चेंज करने में, तो वो ज़रूरी है। लेकिन अब पिछले 1 साल में हमने देखा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड से कुछ एलिगेशंस जो है वो सामने आए हैं। हाँ, वो उनके लेफ्ट लिबरल लोग से आए हैं ना, उनके दोस्त यहाँ हार रहे हैं, तो बाहर से मदद मिल रही है उनको।